Hello everyone, welcome to Unimonks. My name is Hiba Naz and I am your sociology educator. CUET 2023 का एग्ज़ाम देना है, ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से करना पड़ेगा ना। तो ये लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है यूजी कोर्स के लिए। तो यहीं से हम शुरू करेंगे अपनी तैयारी को और देखेंगे कि इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, क्या अच्छे से समझना है। आपके 12th में आपके दो NCERTs थे। फर्स्ट आपका था इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी और दूसरा था आपका सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे अपने इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी के चैप्टर 1 से और ये हमारा पार्ट 1 है। इस चैप्टर को मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड करा है ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ, क्लियरिटी से चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तभी तो सवालों के अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो हमारा आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी का क्या मतलब है, सोशियोलॉजी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, या सोशियोलॉजी का क्या रेलेवेंस है इंडियन सोसाइटी को अच्छे से समझने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि कॉलोनियलिज्म क्या है और नेशनलिज्म क्या है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी क्या करता है। सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन है। सोशल साइंस के बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, इकोनॉमिक्स है हमारा, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, और क्या फिलॉसफी है। तो इसी तरह से जो सोशियोलॉजी है वो भी हमारा एक डिसिप्लिन है। ठीक, अब सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं ग्रुप्स को पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप्स भी कौन से वाले पढ़ते हैं हम? रिलेशंस, सोशल, पर्सनल रिलेशंस हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सोशल रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं, ग्रुप्स को पढ़ते हैं। इंडिविजुअल को हम इतना नहीं पढ़ेंगे, इंडिविजुअल का जो स्टडी होता है वो साइकोलॉजी में होता है। तो अभी हमें समझना था कि सोशियोलॉजी का क्या रेलेवेंस है इंडियन सोसाइटी को अच्छे से समझने के लिए। तो देखो, जैसे मैंने आपको बोला, सोशियोलॉजी क्या करता है? ग्रुप्स की स्टडी करता है, सोसाइटी की स्टडी करता है। अब वो ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं बताओ आप? तो देखो, जो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है यानी हमारे एजुकेशनल ग्रुप्स, फिर हमारा पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, है ना, फिर हमारे इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप्स क्यों हैं? ये ग्रुप्स क्यों बने हुए हैं? ये हमारे सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए हमारे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कि ये हमारी एक सोसाइटी है तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, फिर हमारा पॉलिटिकल साइंस, फिर हमारा फिलॉसफी, और क्या होते हैं हमारे एजुकेशनल होता है। इसी तरह से जब ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं सोसाइटी में, किस लिए? इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए, तो इन सारे एस्पेक्ट्स की स्टडी करी जाती है ना। सोसाइटी किन चीज़ों से मिलकर बन रही है? बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस से मिलकर बन रही है। और वो इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं हमारे? एजुकेशनल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, देन हम कास्ट सिस्टम मिलता है, फिर हमें रिलीजन मिलता है। ठीक है, तो इन सब को मिलकर हमारी सोसाइटी बनती है और इन सारे कंपोनेंट्स को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, किसके थ्रू? सोशियोलॉजी के थ्रू। तो सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन है। अब बात करते हैं अगर हमारे एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप की, ठीक है, उसकी स्टडी हमें करनी है तो देखो, हम उसका एजुकेशनल एस्पेक्ट स्टडी करेंगे, है ना, उसका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है। इसी तरह से हम फिर पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल बिहेवियर उसका क्या है किसी भी सिचुएशन में या अपने ग्रुप में, या उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उसका पार्टिसिपेशन कितना है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, वोटिंग बिहेवियर उसका कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में तो उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, है ना, अपने सर्वाइवल के लिए सोसाइटी में वो जो रहता है तो उसके लिए वो कौन सा काम करता है, उसका वर्क प्लेस कहाँ है, उसका बिहेवियर वहाँ पर कैसा है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि ये कोई एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, यहाँ ये इंडिविजुअल काम करता है तो ये इसका वर्क प्लेस है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसका बिहेवियर दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ कैसा है ना। अब वो बिहेवियर क्या होगा? सोशल होगा, क्योंकि उसके घर से बाहर वो चीज़ हो रही है ना, दूसरे लोगों के साथ हो रही है जो उनको बहुत अच्छे से जानते भी नहीं हैं। तो उनके बीच में उसका बिहेवियर देखा जाएगा, फिर उनका इंटरेक्शन आपस में कैसा है, बनती है नहीं बनती है, लड़ाई होता है या बहुत अच्छे रिलेशंस हैं साथ में।
ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें उसके बिहेवियर को स्टडी करा जाता है। अब यहाँ पर वर्क प्लेस पे उसका बिहेवियर कौन सा स्टडी होगा, इकोनॉमिक, कि वो किस तरह से काम कर रहा है ना, हार्ड वर्किंग है या नहीं है, काम ज़्यादा करता है, पार्ट टाइम करता है, या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देता है काम के लिए, है ना। फिर वो कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये जो वर्क प्लेस है और ये जो इंडिविजुअल है कौन से क्लास से, अपर क्लास से है ना, या फिर मिडिल क्लास से है, या लोअर क्लास से है। अब अपर क्लास में मान लो कि जो मैनेजर्स हैं, है ना, यहाँ मैनेजर्स मान लेते हैं, तो मिडिल कौन से होंगे, फिर हमारे मिडिल मैनेजर्स हो गए। यहाँ हमारे मान लीजिए कि ये क्लर्क है, ठीक, और ये लोअर क्या हो गए, लेबर। तो देखो इन तीनों का, क्लर्क, लेबर और मैनेजर, इन तीनों का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अलग होगा, है ना। तीनों के जो क्लोथिंग पैटर्न होगा वो बिल्कुल अलग होगा, जो फूड हैबिट्स होंगे, फूड ईटिंग पैटर्न्स होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। तो ये सब हम कहाँ स्टडी करेंगे, हम इसके थ्रू, है ना। हम इनके क्लोथिंग आइटम से, फूड ईटिंग बिहेवियर से या इंट्रैक्शन के बिहेवियर से हम जज करेंगे, या जज नहीं करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, ये मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, या ये लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, है ना। तो सोशियोलॉजी हमें क्या पढ़ा रहा है या क्या बता रहा है, ग्रुप्स के बारे में बता रहा है, ग्रुप्स का एग्जिस्टिंग बिहेवियर बता रहा है, और उनके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में बता रहा है। तो इसी के साथ साथ और क्या चीज़ हो रही है, फिर ये जो डिसिप्लिन है सोसाइटी को स्टडी कर रहा है, सोसाइटी में हो रही है ना ये सारी चीज़ें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये अगर हमारी सोसाइटी है तो सोसाइटी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी है, तो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी हम पढ़ रहे हैं, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी हम पढ़ रहे हैं, है ना, उसका जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो भी हम पढ़ रहे हैं, और क्या होगा, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हम पढ़ेंगे, फिर उसका कास्ट क्या है, कौन सी कास्ट से वो बिलोंग करता है वो हम पढ़ेंगे, फिर उसका क्लास स्ट्रक्चर हम देखेंगे, है ना। क्लास स्ट्रक्चर में जैसे अभी हमने देखा कि वो अपर क्लास से है, या वो मिडिल क्लास से है, या लोअर क्लास से है। तो ये सब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये हम सोसाइटी में सारी चीज़ें हो रही हैं, सोसाइटी में रहकर पढ़ रहे हैं। और कौन सा डिसिप्लिन है जो ये सब हमारी मदद कर रहा है, तो हमारा ये सोशियोलॉजी के थ्रू हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है सोशियोलॉजी। अब मैंने आपको बोला कि सोशियोलॉजी एक ऐसा टर्म या ऐसा डिसिप्लिन है जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है स्टूडेंट्स के साथ, आप लोगों के साथ। क्यों, देखो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सुनने को मिलते हैं और आपको ऐसा लगता है बहुत आसान है, ये सब तो हम पहले से जानते हैं। क्योंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको ज़ीरो से शुरू नहीं करना और ए से शुरू नहीं करना, है ना। काउंटिंग अगर याद करनी है तो आपको 0, देन 1, 2, 3 ऐसे याद करना है। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, एडिशन पे जाओगे, ठीक, एडिशन होगा आपका। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन सीखोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखोगे। तो ये सब सीखने के लिए सबसे पहले आपको काउंटिंग सीखनी पड़ेगी। इसी तरह से जब आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट सीखोगे, ABCD, है ना। उसके बाद आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखोगे, उसके बाद आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाओगे। तो इनके कितने सारे स्टेप्स हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में क्या है, सोशियोलॉजी में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पहले से सुनते आ रहे हो या आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता है। जैसे कि देखो फैमिली, हम लोगों को पता है फैमिली क्या है ना, हम लोग सब जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंटी, ये सब होते हैं। आप लोगों से कभी कभी पूछा भी जाता है कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, एक्सटेंडेड फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपने पहले से सुने हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ रिलीजन, तो रिलीजन भी आपको पता है ना। रिलीजन भी हमने बचपन से सुना है, पूछते भी हैं कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। तो जो इंडिया के मेजर रिलीजियस कम्युनिटी हैं वो भी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हिंदुइज़्म है, मुस्लिम है और क्रिश्चियनिटी है, जैन है, सिख हैं। ये सब हमारे रिलीजियस कम्युनिटी हैं और हमने बहुत अच्छे से सुना हुआ है इनके बारे में। लेकिन अब सोशियोलॉजी क्या कहता है, सोशियोलॉजी भी कहता है कि हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमें समझनी है। क्योंकि हमें पता है ये सारे टर्म्स क्या हैं, लेकिन सोसाइटी में इनका रेलेवेंस कैसे है
है ना, वो हमें पढ़ना है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो हम उसी को नहीं कह सकते ना कि ये सही है या गलत है, हम सही या गलत पर नहीं जाएंगे, लेकिन हमें सारे एस्पेक्ट्स भी तो नहीं पता है ना। सिर्फ हम अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलेंगे तो हमारा जो एक्सपोजर है वो कैसे बढ़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में जो और लोग हैं वो रिलीजन को क्या समझते हैं, या फैमिली टर्म को क्या समझते हैं, या मैरिज को वो क्या समझते हैं। तो हमें क्या करना है, सोशियोलॉजी की जो हमारा सोशियोलॉजी हेल्प करता है, सोशियोलॉजी से हम क्या कि ये सारी चीज़ों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं कि और लोग इसको क्या कहते हैं। जैसे अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैंने अभी आपको रिलीजन बोला, ठीक है, रिलीजन हमें पता है क्या है ना, मज़हब को बोलते हैं, हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको 3 नाम देती हूँ, देखो, कार्ल मार्क्स, बहुत ज़्यादा इन नामों से डरना नहीं है, ये सब नाम आपने सुने हैं, पढ़े हैं, आपके एनसीईआरटीज़ में मैंने देखे हैं। जैसे कार्ल मार्क्स का आपका कैपिटलिज्म आपने पढ़ा है, चैप्टर 4 है आपका इसी बुक का, मार्केट एज एन इंस्टीट्यूशन, तो ठीक है, उसमें कार्ल मार्क्स ने बात करी है। उसके बाद मैक्स वेबर ने भी कैपिटलिज्म पर, ठीक है, इस पे बात करा है, तो हम ये भी पढ़ेंगे, और ये हमारे क्लासिकल थिंकर्स कहे जाते हैं। आप अपने इनको ग्रेजुएशन में भी इनके थियोरीज पढ़ोगे और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप इनके थियोरीज पढ़ोगे, तो आप अभी से इनको देखो, और अगर कुछ मिलता है इनका रिलेटेड थियोरी, फेमस थियोरी, तो आप उनको पढ़ोगे तो अच्छे से फिर समझ पाओगे। तो कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, और एक हैं हमारे इमाइल दुर्खहाइम या दुर्खीम, ठीक है, जो भी आप कहना चाहो। तो ये 3 हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासिकल थिंकर्स हैं। तो इन्होंने क्या करा है, देखो, इन्होंने रिलीजन की बात करी है। अब रिलीजन की बात तीनों ने करी है अपने अपने तरीके से। जैसे इमाइल दुर्खहाइम की हम बात करें तो उन्होंने रिलीजन से कहा है कि एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें 2 चीज़ों में ये या 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, एक सेक्रेड होता है जिसे हम होली मानते हैं, और एक प्रोफेन होता है, ठीक है, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि अगर माने हम के हिंदुइज्म में हैं, हिंदू कम्युनिटी में उनका एक बुक होता है रामायण, तो उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल टेक्स्ट बोला जाएगा? नहीं, वो प्रोफेन नहीं है, सेक्रेड बुक है ना, होली बुक माना जाता है। रामायण को होली बुक कहा गया है, क्यों? क्योंकि वो उनके रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो दुर्खीम ने रिलीजन की बात करी। अभी हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म पे बहुत बात करी है, लेकिन उन्होंने रिलीजन पे भी बहुत बात करी है, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस, है ना। तो ये स्टेटमेंट कभी कभी सवाल भी पूछ लेते हैं कि बताइए ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है और उन्होंने रिलीजन को इस तरह से कहा है। तो मैं आपको सिर्फ यही समझाना और बताना चाह रही हूँ कि जो सोशियोलॉजी है वो क्या करता है, इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने में हेल्प करता है, और हम इंडियन सोसाइटी को और उसके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत अच्छे से समझते हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था या जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को समझते आ रहे हैं सोसाइटी में एग्जैक्ट वही चीज़ें हैं। नहीं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ के थ्रू लिखा भी गया है, तो आप सोशियोलॉजी के थ्रू वो सारी चीज़ों को पढ़ोगे और समझोगे। ठीक है, इतना हमारे समझ में आया, होप समझ में आया होगा सोशियोलॉजी क्या कर रहा है ना, सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा है और बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ और ओपिनियंस को भी हमारे सामने लेकर आ रहा है कि जो हमारा एक्सपोजर है वो बढ़े, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी और ज़्यादा हमें क्लियरिटी आए, या हमें पता चले कि इंडियन सोसाइटी में उन कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है, या वाइडर स्कोप पे अगर हम देखा जाए, या जो फॉरेन ऑथर्स होते हैं वही उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर अपनी अपनी सोसाइटी में क्या बातें करते हैं। तो ये सब हमें कहाँ सीखने को मिलेगा? सोशियोलॉजी में सीखने को मिलेगा। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब मैं आपसे कहूँगी कि मैं आपसे कह रही हूँ कि सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सोसाइटी में या आपकी लाइफ में रेलेवेंट हैं और आप बचपन से सुनते आ रहे हो, जैसे रिलीजन, कास्ट, क्लास, मैरिज, ऑक्यूपेशन, ये सब हम सुनते आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीज़ें। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज हो गया है ना कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीज़ें आपको पहले से पता है, कुछ कुछ चीज़ें आप नई सीख लोगे, है ना।
लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि हर एस्पेक्ट के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, तो देखो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको ऐसी फीवर हो गया, 1-2 दिन फीवर है आपको, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, ठीक, आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, आपको मेडिकेशन पर हो, आपको मेडिसिन लेने पड़ रहे हैं, तो ये सब क्या हुआ, आपका डिसएडवांटेज हुआ आपको फीवर होने का, है ना। लेकिन अगर वही बात मैं करूं कि आप 2 दिन से अपने रूम में अपने बिस्तर पे लेटे हुए हो और बहुत अच्छे से अपना फ़ोन चला रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, सीरीज़ देख रहे हो, फ्रेंड्स के साथ मैसेजेस पर बातें कर रहे हो, वीडियो कॉल्स चल रहे हैं और बैठे बैठे खाने पीने को चीज़ें मिल रही हैं, है ना, तो क्या बोलोगे, ये एडवांटेज भी तो हुआ फिर इन चीज़ों के लिए। तो वही चीज़ सोशियोलॉजी के साथ है कि इसके अपने एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। जो मैंने अभी आपको बोला कि एडवांटेज किस तरह से है कि बहुत सारी फैमिलियरिटी है कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ, वहीं डिसएडवांटेज क्या है कि एक ही चीज़ को आप बचपन से सुनते आ रहे हो ना, तो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। आपको सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए क्या करना होगा, पहले जितना भी आपने सुना हुआ है, देखा हुआ है, उसको अनलर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अनलर्न करोगे, उसके बाद ही जो नया चीज़ आप सुनोगे या पढ़ोगे वो अच्छे से समझ पाओगे, है ना, न्यूट्रल होकर, बायस फ्री होकर, है ना। आपको मान लीजिए कोई दूसरी कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है, तो वो आप न्यूट्रल होकर पढ़ोगे, जब भी उसके जो भी मैंने अभी आपको बताया कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं या गुड और बैड थिंग्स होते हैं, तो वो सब अच्छे से समझ पाओगे ना। पहले से ही एक प्री अजम्पशन नोशंस आपके होंगे, तो किस तरह से आप फिर चीज़ों को पढ़ पाओगे या समझ पाओगे, है ना। पहले से ही कोई हम धारणा बना लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसको फिर हम कितना ही समझना चाहें, पढ़ना चाहें, नहीं पढ़ पाते ना, नहीं समझ पाते। कोई हमारे सामने कोई कुछ भी कहता रहे, अगर हमने कुछ पहले से सोच लिया और ठान लिया है, तो कोई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो वही चीज़ एक डिसएडवांटेज है आपके लिए सोशियोलॉजी में कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले से सुनते आ रहे हो, तो क्या करना है, उसको न्यूट्रल फ्री होना है, आपको उसको वहीं छोड़ देना है, और जो फिर आप पढ़ोगे आगे उसको पहले अच्छे से खुले दिमाग के साथ समझना है और पढ़ना है। चलो आगे देखो, ये सब वही लिखा है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू समझने को और पढ़ने को मिलते हैं इस डिसिप्लिन के साथ। चलो आगे देखो और क्या करता है सोशियोलॉजी। अभी हमने देख लिया, हमने वाइडर स्कोप पर देखा जाके कि इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने में हेल्प करता है। इंडियन सोसाइटी में इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, उसके इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हम वो सब समझते हैं और वो सब पढ़ते हैं सोशियोलॉजी के थ्रू। और क्या करता है, तो सोशियोलॉजी हमारी भी हेल्प करता है। हमारी किस तरह हेल्प करता है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं सोसाइटी में, ये भी हमें सोशियोलॉजी से पता चलता है। किस तरह से, देखो अभी मैंने आपको बताया था बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स या कंपोनेंट्स बोलूं या इसके इंस्टीट्यूशंस बोलूं, ये सब सोशियोलॉजी के हैं, है ना। आगे जब यूजी में एडमिशन ले लोगे तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपके पेपर में, आपके सिलेबस में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, और मुझे नहीं लगता आप ये कॉन्सेप्ट्स देखकर डरोगे कि आप अगर देखोगे अच्छा हमें रिलीजन पढ़ना है, ठीक है आसान है, मैरिज पढ़ना है, फैमिली पढ़ना है, बहुत आसान है। तो ऐसा ही है, बस डिफरेंट थियरीज़ हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, और वो भी अगर आप एक बार अच्छे से समझ लोगे तो इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। तो ये सब मैं आपको क्या बता रही थी कि ये सब हमारे कंपोनेंट्स या इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी क्या करता है, मैपिंग में हेल्प करता है हमारी, है ना। इंडियन सोसाइटी बोलूँ या सोशल ग्रुप्स में ये हमारा मैपिंग करता है। किस तरह से मैपिंग करता है ये, जैसे जोग्राफिकल मैप्स होते हैं, मैप्स में क्या होता है, रिवर्स हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉर्थ जोन में क्या है, साउथ जोन में क्या है ना। इसी तरह से जो सोशियोलॉजी है वो सोशल ग्रुप में आपको लोकेट करता है कि आप कहाँ हो। तो जैसे आपका ये रिलीजन है, तो अब आप देख लो कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मुस्लिम से करते हो, क्रिश्चियन से करते हो या सिख से करते हो, ठीक। इसी बात अगर हम मैरिज की बात करेंगे तो बताएगा कि मैरिड हो स्टेटस या अनमैरिड है ना, डिवोर्सी है या सेपरेशन में है, ये सारी चीज़ें हमें बताएगा। उसके बाद हम कास्ट, तो अपर कास्ट है या मिडिल कास्ट है या लोअर कास्ट है, सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद फैमिली में अगर हम आएंगे तो फैमिली में किस तरह पता चलता है कि आप एक्सटेंडेड फैमिली से बिलोंग करते हो या नहीं, जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हो या नहीं, या न्यूक्लियर फैमिली से आते हो आप, है ना।
ये सब चीज़ें। इसी तरह से इकोनॉमिक्स पे अगर हम जाएंगे तो आपका कि आप स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग में हो तो फिर कौन से काम पर आप हो या कौन सा प्रोफेशन है आपका या सर्विस में हो, इस तरह से। अब जब आप ये सारी चीज़ें अपनी देखोगे ना तो आप अच्छे से फिर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप इस सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करते हो, है ना। जैसे मैंने अभी बात करी आपसे कि कास्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको पता है आप सोसाइटी में अपर कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, है ना, आपकी कास्ट वो है। अब जैसे मैंने आपको बात करा इकोनॉमिक्स में या प्रोफेशन में, ठीक है, तो अगर आपको पता है या आप अभी जैसे छोटे हो तो आप अपने पेरेंट्स को देखो कि आपके पापा डॉक्टर हैं, तो आपको पता चल रहा है कि पापा का डॉक्टर का प्रोफेशन है और बहुत हाईली एस्टीम है ना, बहुत प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है उनका। इसी तरह से अगर आपको पता चल रहा है कि लेबर क्लास से हैं आपके फादर, है ना, लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता चल रहा है कि बहुत हार्ड वर्किंग है ना, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको सोशियोलॉजी से क्या हेल्प हो रही है, आपकी मैपिंग हो रही है सोशल ग्रुप्स में, आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट से आपका पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने इतनी बात कर ली कि हम इंडियन सोसाइटी को पढ़ेंगे, समझेंगे सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वहीं हमने देखा कि जो सोशोलॉजी है वो मैपिंग करती है, हमें बताती है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं सोसाइटी में। तो उसी पर फिर एक बहुत फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं या फिर सोशल थिंकर हैं, उन्होंने एक बुक लिख दिया, ठीक है। अब ये हैं C.W. मिल्स या फिर C. राइट मिल्स। इन्होंने एक बुक लिखा था सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। लिख लो, नोट कर लो, इस पर भी सवाल आ जाता है कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन किसने लिखी थी, या इस तरह से पूछ लेंगे कि C.W. मिल्स ने कौन सी बुक लिखी है, तो 4 ऑप्शन बुक के देंगे, या फिर बुक पूछेंगे तो 4 ऑप्शन ऑथर के देंगे। तो आप नोट कर लो इसको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस बुक में उन्होंने क्या करा, इन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बात करी, एक पर्सनल ट्रबल्स की बात करी और दूसरी उन्होंने सोशल इश्यूज़ की। तो अभी तक हम जो बातें करते आ रहे थे वो सब क्या था, सोसाइटल लेवल पर था, है ना, जनरल चीज़ें हम बात कर रहे थे, पर्सनल चीज़ों पर नहीं। तो इसी तरह से C.W. मिल्स ने भी बताया कि जो आपकी लाइफ है उसमें 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक आपका पर्सनल होता है, एक आपका सोशल होता है। तो पर्सनल का तो सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है, है ना। तो पर्सनल में हमारे क्या हैं, देखो, हमारे पर्सनल ट्रबल्स में हमारे पर्सनल कंसर्न्स आ जाएंगे, वरीज आ जाएंगे, टेंशन्स आ जाएंगी, ये सब हमारी पर्सनल है। अब फॉर एग्जांपल कैसे समझें, देखो कोई इंडिविजुअल है, उसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेट गेन हो रहा है ना, बस मोटा होता जा रहा है या होती जा रही है, तो उसका पर्सनल ट्रबल है वो, है ना, उसका कंसर्न पर्सनल कंसर्न है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मुझे कम करना है ना। इसी तरह से तो ये उसके पर्सनल ट्रबल्स हो गए। मान लीजिए उसका एग्ज़ाम है 2 दिन बाद और उसकी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं है, उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, तो वो जो भी है इंडिविजुअल, उसका क्या है, पर्सनल ट्रबल में है, वो पर्सनल कंसर्न या वरीज या टेंशन्स हैं कि उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाई, है ना। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे सोशल इशूज़ की, तो सोशल इशूज़ क्या क्या हैं हमारे, देखो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट हमारा सोशल इशू है, नौकरी नहीं होगी, घर नहीं चलेगा, ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, वो सब चीज़। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के बाद फिर जनरेशन गैप होते हैं बहुत सारे, जनरेशन गैप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, है ना, 2 जनरेशन के बीच में आपस के घर में ही, उससे बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट होती है। फिर हम सोशल पे अगर हम जाते हैं तो इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी की बात होती है ना, कितना चल रहा है, सुनने में भी मिलता रहता है, जेंडर इनइक्वालिटी की बात होती है। हम देखते हैं कि जो विमेन का स्टेटस है उसको अभी भी डोमिनेट करा जाता है ना, और अगर स्टेटस की बात करते हैं तो जो मेल होते हैं उनका स्टेटस होता है ज़्यादा कंपेयर टू फीमेल। इसी तरह से अगर हम बात करें कास्टिज़म, ये भी एक हमारा सोशल इशू है। कम्युनलिज्म, ये भी हमारा एक सोशल इशू है, कम्युनलिज्म।
तो मैं आपको बस यही समझाना चाह रही हूँ कि ये जो बुक लिखी थी C.W. मिल्स ने, इसमें इन्होंने दो एस्पेक्ट्स की आपकी बात करी थी, जिसमें आपके पर्सनल ट्रबल्स होते हैं और सोशल ट्रबल्स होते हैं, और आपको बस वही आइडेंटिफाई करना होता है। और ये सब कौन हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में? सोशोलॉजी। बस इतना ही था कि सोशोलॉजी इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने में हेल्प करता है, और उसके थ्रू जो इंडिविजुअल है उसकी मैपिंग होती है सोसाइटी में, वो कहाँ स्टैंड करता है। तो यही सब चीज़ें हमें सोशोलॉजी में पढ़नी थी, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स जब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ से पढ़ोगे तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और ज़्यादा मज़ा भी आएगा पढ़ने में। अब हम बात कर रहे हैं, हमने सोशोलॉजी अच्छे से समझ लिया, अब हम देख रहे हैं कि कॉलोनियलिज्म क्या है। तो हम सब जानते हैं कॉलोनियलिज्म को ब्रिटिश रूल कहा जाता है ना। वो टाइम जब ब्रिटिशर्स इंडियन सोसाइटी पर रूल कर रहे थे और इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है ना। तो वो टाइम बहुत ज़्यादा पेनफुल और हर्टफुल था इंडियंस के लिए, बहुत एक्सप्लॉइटेशन करा जा रहा था। तो वही एरा में क्या हुआ था, न्यू क्लासेस और कम्युनिटीज़ जो थे वो इमर्ज्ड हुए थे। लोगों को एहसास हुआ था कि हमें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करा जा रहा है, अब हमें इतना बर्दाश्त नहीं करना है। तो उन्होंने फिर अपने जो वॉइस था वो रेज़ करा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और इसी प्रोसेस को जब कहा जा रहा था, जब जो न्यू मिडिल क्लास एमर्ज हुए थे और कम्युनिटीज़ एमर्ज हुए थे, तो उस प्रोसेस को ही कहा जा रहा था नेशनलिज्म, के लोगों को एहसास हो रहा था, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो रहा था कि हम इस इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हमें अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए और अब हमें एक्सप्लॉइट नहीं होना है। तो यही दो प्रोसेस थे और टर्म्स थे, कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म, जो आपको समझना था। ये पार्ट हो चुका कंप्लीट। मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे का जो भी चैप्टर है उसको दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे और समझेंगे कि आगे जो इंडियन सोसाइटी थी उसको प्लूरलिस्टिक सोसाइटी क्यों कहा गया, और जो सोशल चेंज प्रोसेस थे उसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे सोशल चेंज के लिए। ठीक है, चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी लेक्चर के लिए। तो हु रोट द बुक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, मैंने अभी आपको बताया था C.W. मिल्स ने लिखा है ना। सेकेंड देखो, इन विच बुक ऑथर टॉक अबाउट पर्सनल ट्रबल्स एंड सोशल इश्यूज। तो अभी हमने पढ़ा था कि पर्सनल ट्रबल और सोशल इश्यूज की बात C.W. मिल्स ने करी है अपनी बुक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखिए, सोशल इश्यूज कंसिस्ट, पिक द इनकरेक्ट। देखो कभी भी ना जब एग्जाम करो, कभी भी कोई सवाल का आंसर देना है तो सबसे पहले ना क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, ये इनकरेक्ट छोड़ देते हैं या कहीं नॉट लिखा होता है उसको नहीं पढ़ते, तो हमें आंसर आता है उसके बाद भी हम गलत करके आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करो। तो सोशल इश्यूज कंसिस्ट, अभी हमने पढ़ा था कि सोशल इश्यूज क्या क्या कंसिस्ट करते हैं। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल इशू है, कास्टिज्म सोशल, जेंडर इनइक्वालिटी सोशल है। अब यहाँ कंसर्न की बात हो रही है तो कंसर्न तो पर्सनल पर जाएगा, है ना। हमारे अपने कंसर्न्स हो सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। मान लीजिए अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की ही बात करें तो हमारा उससे कंसर्न है कि ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, या इसका प्रोपोर्शन जो है या रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो सोसाइटी की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये हमारा पर्सनल कंसर्न है ना। सोशल इशूज़ में इसको हम नहीं डालेंगे। आगे देखो Question 4, the practice by which a powerful country controls another country or countries in order to become richer। तो अभी हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया पर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, है ना। तो कॉलोनियलिज्म। इसी तरह से नेक्स्ट, इट मीन्स अ चेंज इट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सेंस ऑफ बिलोंगिंग कब आया था, कौन सा प्रोसेस चल रहा था, जब नेशनलिज्म, है ना, लोगों को एहसास हुआ यूनिटी का कि हम एक हैं, हमें एक साथ आना चाहिए और बताना चाहिए ब्रिटिशर्स को कि हम अब नहीं सहेंगे। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसमें बहुत अच्छे से फिर आगे की चीज़ों को भी समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।